हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, सब बढ़िया? क्या प्रिपरेशन भी एकदम आपके हाल चाल की तरह एकदम बढ़िया चल रही है क्या? हाल चाल तो बढ़िया है सर। सर क्या प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही है क्या? वो बताओ भाई, प्रिपरेशन कैसी चल रही है हमारी? पेपर को लेकर सब कुछ पढ़ना शुरू हो गए होंगे और सारा लगभग बहुत हद तक रिवाइज हो गया होगा। और हम भी वही कर रहे हैं बेटा, हम भी यहाँ आपकी रिवीजन को लेकर ही काम कर रहे हैं। आपके लिए लगातार एक से बढ़ के एक कंटेंट आ रहा है। आपका रिजल्ट अच्छा करना है, मेहनत करनी है, सब मेहनत करेंगे, आप भी और हम भी, दोनों लोग मिलेंगे। हम दोनों लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा, है ना सर? इसी रिजल्ट को अच्छे करने वाले प्रोसेस में अब हम आज का वन शॉट शुरू करेंगे। आज के हमारे इस वन शॉट जो कि सिद्धांत बैच का पार्ट है, इसके अंदर हम टॉस, पॉस और वॉस, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई नामक इन कंटेंट्स को खत्म करेंगे, है ना? अच्छा टॉपिक है, बढ़िया है। पेपर में वेटेज रहेगी इसकी 10 नंबर के आसपास की। और आज की क्लास में हम इसे पूरा खत्म करेंगे, फास्ट ट्रैक तरीके से रिवाइज करेंगे, तेजी तरीके से सारा कंटेंट कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर? सर जो आज हम पढ़ेंगे इसके अगर नोट्स चाहिए तो कहाँ मिलेंगे बेटा? नोट्स चाहिए तो आप PW की वेबसाइट पे जाइए, ऐप पे जाइए और इस बैच में आप खुद को एनरोल करिए और आपको सारे नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। डन ना? हाँ सर। अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। सर क्या पढ़ना है सर? तो मेरे बेटा सिर्फ 3 चीजें, मात्र मात्र और मात्र और मात्र सिर्फ 3 चीजें हैं। नाम है टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई। हम एक एक करके तीनों पढ़ेंगे, तीनों पढ़ना है, जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई काफी छोटा टॉपिक होता है, बहुत कम समय लेगा। मेन जो हमारा टाइम लगेगा वो जाएगा एक प्लेस ऑफ सप्लाई में और एक जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। पढ़ना हमारे को तीनों। शुरू करते हैं। सर क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई? क्या है सर ये चैप्टर? बताओ ना एक बार। तो सुनना बेटा, जो हमारा जीएसटी है ना, जो हमारा जीएसटी है वो हम सबको पता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और जीएसटी का सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है कि आईजीएसटी लगता है या तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है या तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है। डन? ये दोनों जब लगते हैं, ये दोनों जब लगते हैं जब इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट या यूटी सप्लाई, इंट्रा यूटी या इंट्रा स्टेट। और जो हमारा आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जब लगता है जब इंटर स्टेट सप्लाई है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये कैसा पता चलेगा कि इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है? तो बेटा ये दो चीजों पे डिपेंड होता है। एक लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर कहां है, और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई। चैप्टर का इंपॉर्टेंस यही है कि कौन सा जीएसटी लगेगा, कौन सी सरकार को पैसा जाएगा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, वो सब इंट्रा है या इंटर है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए इस चैप्टर को यूज किया जाएगा। ठीक है सर? सर क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा? नहीं बेटा, क्वेश्चन बनने की संभावनाएं थ्योरेटिकल टाइप की है, केस बेस्ड टाइप का बनेगा और हमें पता होना चाहिए कौन से सिनेरियो में क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। बस इतना सा चैप्टर है। इसके हैंड रिटन नोट्स भी हैं, वो भी चाहिए होंगे तो आप मेरे को बता सकते हो। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसके लिए अलग है बेटा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा उनके लिए अलग लॉ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा जो बाकी है उनके केस में क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, वो हम देखते हैं, है ना? हाँ सर। कहता है एक एक करके बेटा, सिर्फ सिनेरियोस देखने हैं। पता है कैसे चलेगा? पूरे तीनों चैप्टरों में यही चलेगा। इधर लिखा है सिनेरियो, ये सिनेरियो है तो इसका ये बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसे ऐसे ही याद रखना है पेपर के लिए। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स, जहां जो हमने सप्लाई किया है, जो हमने सप्लाई किया है, ये गुड्स की बात है।
जो हमने सप्लाई किया है वो इन्वॉल्व करता है गुड्स की मूवमेंट को, वेदर चाहे उस मूवमेंट को सप्लायर करे या रिसिपिएंट करे, कोई भी करे, गुड्स की मूवमेंट हो रही है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन लिखा आया कि सप्लाई हो रही है गुड्स की और वहां मूवमेंट हो रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ द गुड्स, ना सप्लायर ना बायर, लोकेशन गुड्स की एट द टाइम द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, जब गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है डिलीवरी के लिए रिसिपिएंट के पास, जब भी गुड्स का मूवमेंट रुक रहा है, जहां भी रुक रहा है, वही बनेगा लोकेशन, वही बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मूवमेंट होती है तो जहां गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है डिलीवरी के लिए। सेकंड, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, जिसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, जहां गुड्स डिलीवर हुए रिसिपिएंट को या किसी थर्ड पर्सन को, तो रिसिपिएंट के कहने पे, तो थर्ड पर्सन का पीपीओबी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखा होगा, उस थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर थर्ड पर्सन नजर आया तो। सर अगला, अगर मूवमेंट होती है तो ये, अगर मूवमेंट नहीं होती तो ये। इफ देयर इज नो मूवमेंट देन लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। भाई अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो जहां पे वो गुड्स रखे हैं वही गुड्स जब डिलीवरी के लिए रखे गए होंगे जहां पे, उन्हीं जगह को हम बोल देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। बस आप मेरे को ये बताओ कितना इजी पार्ट है भाई ये कोई पढ़ने की चीज है यार, सोचो तो सही, ये कोई पढ़ने की चीज है, एकदम ही बच्चों वाली चीज है भाई, एकदम ही बच्चों वाली। एक मिनट बेटा, बस एक मिनट बालक, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू ओनली। क्या कर रहे हैं सर? एक मिनट, अभी दिखेंगे आपको। मैं ना आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी दिखाता हुआ चलता हूँ, यू विल एंजॉय देम। हाँ मजा आएगा भाई, बढ़िया तरीके से कम समय में आप उन टॉपिक्स को ग्रैब कर पाओगे। तो उन नोट्स को भी अगर आप रेफर करेंगे ना तो आपको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा बेटा, बहुत बढ़िया वाला एडवांटेज मिलेगा। बस एक मिनट, वो फाइल मैं अभी खोल के दिखाता हूँ, है ना। ये रे बेटा, ऐसे ही वैल्यू ऑफ सप्लाई के भी हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो अभी तो हम नहीं कर रहे, अभी हम करेंगे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को एक बार यहां से देख करना सर, जो आप पढ़ रहे हो ना वही है। सबसे पहले मैंने यही बताया जो हमने इंग्लिश में समझ लिया, हिंदी में समझ लिया था, वो लिखा हुआ है। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई पता लगाना जरूरी है, लोकेशन ऑफ सप्लायर पता लगाना जरूरी है, इसी से पता चलेगा कि इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, ये पढ़ लिया था। नाउ गुड्स के केस में क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को छोड़कर सेक्शन 10 गुड्स के केस में क्या होता है। तो पहला, अगर मूवमेंट होती है तो लोकेशन ऑफ मूवमेंट जहां पे गुड्स है जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है, परफेक्ट। दूसरा, अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस थर्ड पर्सन का, है ना, सारे हाईलाइटेड है। फिर अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो जहां गुड्स रखे हुए थे डिलीवरी के लिए वो लोकेशन। अगर अब एक एक करके और देखते हुए चलते हैं ना, अलग अलग सिनेरियोज है बेटा। कहता है सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, और अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस, मैंने आपको सामान बेचा, आप अनरजिस्टर्ड थे और आपका एड्रेस लिखा हुआ है इनवॉइस में, तो जो एड्रेस इनवॉइस में लिखा है वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जो स्टेट लिखा है वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सिर्फ स्टेट भी लिखा है तो भी बात बन जाएगी,
सिर्फ स्टेट भी लिखा है तो भी बात बन जाएगी। अगर एड्रेस के कॉलम में सिर्फ स्टेट भी लिखा है तो भी माना जाएगा कि आपका एड्रेस पता है, और एड्रेस पता है मतलब जहां पे आप बेशक अनरजिस्टर्ड हो, मतलब जहां पे भी आप हो वो जगह बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन एज पर इनवॉइस, जहां भी इनवॉइस में जो भी लिखा हुआ है, लेकिन आप अनरजिस्टर्ड थे और आपने कोई एड्रेस नहीं बताया, आपका एड्रेस इनवॉइस में रिकॉर्डेड नहीं है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और कुछ हो भी नहीं सकता। मैं शिमला में हूं, आप मेरे यहां सामान खरीदने आए, आपने अपना एड्रेस बताया नहीं, मैंने आपको बिल दे दिया, तो कहां माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? शिमला, लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर एड्रेस में नहीं लिखा है बिल में तो लोकेशन ऑफ सप्लायर अनरजिस्टर्ड के केस में। अगर एड्रेस लिखा है बिल में तो लोकेशन जो बिल में लिखी है वो बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो कुछ ऐसे गुड्स जिनकी इंस्टॉलेशन होती है साइट पे जाकर, है ना, जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, उनकी असेंबली होती है, इंस्टॉलेशन होता है, तो जहां पे भी असेंबली और इंस्टॉलेशन हो रहा है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। टू इजी है सर। फिर जब हम कोई गुड्स देते हैं कन्वेयंस पे, एयरक्राफ्ट में, ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में हमारे को गुड्स मिल रहे हैं ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब चलती ट्रेन में, चलती फ्लाइट में, उड़ती फ्लाइट में सामान गुड्स मिल रहे हैं। सर्विस का अलग है, गुड्स का चल रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, लेट्स से ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है लेकिन अभी बीच में आगरा में है। अब आगरा में कोई सामान मिला है तो क्या आगरा बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? नहीं। प्लेस जहां गुड्स को उस कन्वेयंस में चढ़ाया गया। दिल्ली से मुंबई फ्लाइट जा रही थी, डन। दिल्ली से मुंबई फ्लाइट जा रही थी, दिल्ली में कोल्ड ड्रिंक्स चढ़ाई गई, फ्लाइट जो वो थे पैसेंजर थे उनको बीच में पिलाने के लिए, तो दिल्ली में सामान रखा गया ना, तो दिल्ली बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। चाहे पिलाए कहीं भी खाओ पियो ऐस करो मित्रों, बट कहां पे बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जहां से गुड्स ऑन बोर्ड हुआ है। ठीक है, अगला सर, अब सर्विस की बात करेंगे। सर ये कितना इजी है यार, बेटा ये कितना इजी है, और इस हैंड रिटन से तो ये और महा इजी हो गया यार, कुछ जानिच नहीं है, कुछ है ही नहीं। सर आगे बेटा अब हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज का। अभी तक गुड्स का देखा, मूवमेंट होती है, मूवमेंट नहीं होती है, इंस्टॉलेशन होता है, अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, एड्रेस दिया, एड्रेस नहीं दिया, ये सब कुछ चल रहा था। अब सर्विस की बात करेंगे मित्रों। आओ मित्रों शुरू करें मित्रों। हाँ मित्रों आ जाओ मित्रों। कहता है पहला पॉइंट मित्रों, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस है। भाई तुम आगे मत ही पढ़ो, इमूवेबल है तो क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर लोकेशन इंडिया के बाहर है तो जहां पे भी रिसिपिएंट है। भाई समझना, मैंने आपको मुंबई में मेरा फ्लैट नहीं है लेकिन फिर भी किराए पे दे दिया, तो किराए पे मुंबई दिया है, मुंबई, साडी मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा साडी मुंबई। बट वो जो प्रॉपर्टी थी वो इंडिया के बाहर है, मैंने आपको दी है बट प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? सर फिर बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट का एड्रेस। रिसिपिएंट जहां रिसिपिएंट है, जहां रिसिपिएंट है, फिर उस केस में लोकेशन मूवेबल प्रॉपर्टी वाली नहीं बनेगी, फिर उस केस में लोकेशन रिसिपिएंट की बन जाएगी क्योंकि प्रॉपर्टी तो बाहर थी ना। सर अगला पॉइंट, बेटा ये ना बहुत सारे पॉइंटों में कॉमन आएगा कि अगर एक से ज्यादा जगह पे मूवेबल प्रॉपर्टी है, स्टेट्स में, एक से ज्यादा स्टेट में, तो हर जगह प्रोपोर्शनेट। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपकी 3 स्टेट्स में प्रॉपर्टी थी, 1 2 3 में, यहाँ 4 दिन रुका, यहाँ 2 दिन रुका, यहाँ 3 दिन रुका, तो जितना भी बिल था वो 4:2:3 में डिवाइड हो जाएगा, प्रोराटा हो जाएगा। ये कोई कहने की बात नहीं है। ठीक है भाई, रेस्टोरेंट की सर्विस है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? फिटनेस, ब्यूटी पार्लर, ये सब की सर्विस है। जहां पे वो एक्चुअल में घिसाई चली थी, जहां पे वो पार्लर या जहां पे वो फिटनेस या जहां पे वो ग्रूमिंग या जहां पे वो रेस्टोरेंट सर्विस हो रही थी, वो जगह विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगला बेटा हाईलाइटेड है सारे काम के वर्ड। ट्रेनिंग परफॉर्मेंस का काम चल रहा है, तो B2B है, तो B2B है तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस, अगर B2B है तो, और अगर B2B नहीं है तो फिर B2C है, तो फिर जहां पे एक्चुअली परफॉर्म्ड हुआ। बहुत सारे पॉइंटों में जहां बिजनेस टू बिजनेस है वहां पे बिजनेस जो हमारे रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, उसी की जगह प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। फिर किसी इवेंट या अम्यूजमेंट पार्क में एंट्री, कहीं हम घूमने फिरने गए, तो जहां पे वो इवेंट एक्चुअली हो रहा है,
जैसे सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में लगता है तो फरीदाबाद विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने की सर्विस है, स्पॉन्सरशिप इवेंट्स की सर्विस है, B2B है तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे यहाँ पे था। B2C है तो जहां एक्चुअली में इवेंट हो रहा है, और अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो रिसिपिएंट की जगह, जैसे फर्स्ट वाले इमूवेबल प्रॉपर्टी में था, एक से ज्यादा राज्य में हो रहा है तो प्रोराटा करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर B2B है तो रजिस्टर्ड पर्सन, अगर B2B नहीं है तो फिर जहां पे गुड्स को हैंड ओवर किया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये इसका क्वेश्चन हमने क्लासेस में करा था। अगर हैंड ओवर हुआ है एक्स जगह पे, बंदा रहता है दिल्ली का, भेज रहा है मुंबई को, लेकिन डिलीवरी के लिए हैंड ओवर हुआ है जयपुर में, तो जयपुर बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान रखना, जहां B2C के केस में जहां हैंड ओवर होता है, पेपर में आ सकता है ये वाला पॉइंट। अगला पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, B2B है तो रजिस्टर्ड पर्सन, B2C है तो जहां से जर्नी शुरू होती है, जहां से अपन चढ़े हैं जर्नी के लिए, कंटिन्यूस जर्नी के केस में ट्रेन चली दिल्ली से मुंबई, मैं चढ़ा हूं लखनऊ से, तो लखनऊ विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक सर। आगे सर्विसेज ऑन बोर्ड, बेटा जैसे एयरक्राफ्ट पे और वेजल पे, एयरक्राफ्ट पे और ट्रेन पे हमने गुड्स दिए थे, अब सर्विस दी है। तो गुड्स में तो ये था जहां से गुड्स को लोड किया, सर्विस तो लोड भी नहीं हो सकती, तो इसके केस में क्या होगा, इस केस में जहां से डिपार्चर फर्स्ट शेड्यूल था, दिल्ली से मुंबई ट्रेन चली है, मैं कानपुर से चढ़ा हूं, बट प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस का क्या बनेगा, मैं कहीं से भी चढ़ा हूं, बात है ऑन बोर्ड सर्विस वाले की, मेरी टिकट की बात नहीं है, पैसेंजर की बात नहीं है, मेरे को जो सर्विस मिल रही है उसकी बात है, ऑन बोर्ड सर्विसेज जो मिल रही है। तो जहां फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर था, जहां से भी वो डिपार्चर हुआ है, वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान रखना है इस पॉइंट का, मस्त पॉइंट है, पेपर में बन सकता है ये। ठीक है सर, आगे चलते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है बेटा, तो जहां पे भी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड है, चलो 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 देखते हैं। B2B है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अदर सर्विसेज है। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, सप्लायर मतलब बैंक वाले के रिकॉर्ड्स में जो आपका एड्रेस है वो बनेगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगर लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो जहां पे वो सर्विसेज हैं वहां पे बनेगा। अगर लोकेशन है आपकी बैंक वाले इंश्योरेंस कंपनी या स्टॉक ब्रोकर के पास, तो जो लोकेशन है वो जो उनके रिकॉर्ड्स में है वो, अगर रिकॉर्ड्स में आपका डेटा नहीं है, आप ATM से पैसा विड्रॉल करने के लिए गए हो, ऐसे किसी भी बैंक के, वहां पे आपका रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, तो फिर उस केस में जो जहां सर्विसेज दी जा रही है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वो बन जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इंश्योरेंस सर्विस B2B है तो रजिस्टर्ड पर्सन, B2C है तो जहां पे रिसिपिएंट है। एडवर्टीजमेंट सर्विस, जहां जहां एडवर्टीजमेंट चल रहा है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, जहां पे भी हमारा फिक्स लाइन और जहां पे भी वो सर्किट, अगर वो वाला है, पोस्ट वो वाले हैं जिसमें मॉडेम्स लगते हैं, वो लगते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो जहां पे भी वो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। किसी एजेंट के द्वारा करवा रहे हैं तो जहां पे भी रिसिपिएंट है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इंडिया के बाहर का अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो क्या होगा भाई, देखो आपने 15-16 मिनट में गुड्स और सर्विस का खत्म करा, अब सेम थोड़ा ही कम समय, मतलब उससे कम ही समय लगेगा। अब हम देखेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, सप्लायर रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है, तो आओ पढ़ते हैं एक एक करके। सेक्शन 13 है इसका, पेपर में बन सकता है, आओ शुरू से शुरू करते हैं। सर क्या चल रहा है आज बेटा, वन शॉट चल रहा है। किसका चल रहा है सर बेटा, चल रहा है हमारे प्यारे पॉस वॉश टॉस, जिसमें हम लोग पहले कर रहे हैं पॉस। अगर सर्विसेज जिनमें एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, जहां फिजिकली गुड्स का अवेलेबल करवाना जरूरी है, एग्जाम्पल भी लिखे हुए सब में, तो जहां एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है, जैसे ना इसमें एक एग्जाम्पल ले रखा है कि बुक्स का डिजिटलाइजेशन करना है, तो बुक्स रखी हुई है USA में और उन्हीं बुक्स का डिजिटलाइजेशन करना है, उनकी वो करनी है, स्कैनिंग करनी है, तो USA में बुक्स हैं तो USA बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां गुड्स का फिजिकल अवेलेबल होना जरूरी है। ठीक है, आगे आगे सच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय रिमोट लोकेशन। बेटा आज के जमाने में एनीडेस्क वगैरह से, एनीडेस्क सुना होगा, एनीडेस्क हो गया और भी बहुत सारे होते हैं, अल्ट्रा व्यूअर हो गया,
आप कहीं भी बैठे हुए बंदे को कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हो, कंप्यूटर से उसे नहीं, उसके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो। तो जहां पे भी गुड्स रखे हुए हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जहां गुड्स रखे हुए हैं, विप्रो ने कॉन्ट्रैक्ट दिया लुइसी कंपनी को, फ्रांस की, कि उनके सॉफ्टवेयर को ठीक कर दें जो माइशोर में रखे हैं। तो माइशोर इंडिया में है, बेशक ये लुइसी कंपनी फ्रांस की है, बट कंप्यूटर माइशोर में रखे हैं, तो माइशोर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये है ना, ये रिमोट लोकेशन वाले थे। आगे, अगर हमारे पहले में इंसान का नहीं, सामान का पर्सनली प्रेजेंस जरूरी था, अब इंसान का फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। जैसे आमतौर पे पर्सनल सर्विसेज में होता है, जैसे मेकअप वगैरह हो गया, वो हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, तो जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है। प्रियंका देसाई जी ने एक ब्यूटिशियन हायर करा है फ्रांस से, है ना, पेमेंट डॉलर में होगी। ब्यूटिशियन मुंबई आई है, मुंबई में चलने वाला है वो खेल, तो मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे फिजिकली प्रेजेंस हो रहा है बंदा, फिजिकली प्रेजेंट हो रहा है बंदा, वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में बेटा ये तो हर जगह सेम ही होता है, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है वही बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। होटल, गेस्ट हाउस, जहां पे भी प्रॉपर्टी है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ये कोई कहने की बात नहीं है। ठीक है, अगला, कोई कल्चरल इवेंट, कोई परफॉर्मेंस, कोई एजुकेशनल इवेंट, कोई सेलिब्रेशन, नाच गाना, ढिंग चैक, ये सब कुछ चल रहा है, तो जहां पे वो इवेंट हो रहा है, सेम नॉर्मल इंडिया वाले में भी था। ठीक है, जहां पे इवेंट घट रहा है। आगे, सर्विसेज जो ऊपर वाले पॉइंटों की मल्टीपल स्टेट्स में हुई है, और मल्टीपल स्टेट्स में, लेकिन सिर्फ एक ही उसमें से इंडिया में है। सर्विसेज बहुत सारी जगह पे दी थी, इंडिया के बाहर भी और इंडिया के अंदर भी, बट एक जगह उसमें से इंडिया के अंदर है, तो जो इंडिया के अंदर है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जो टैक्सेबल टेरिटरी की लोकेशन है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर एक से ज्यादा है, जो सर्विसेज दी गई है उसमें मोर देन वन स्टेट इन्वॉल्व है, ऊपर वाले केसेस में 13-3, 13-4, जो वो एक्चुअली परफॉर्मेंस वाले थे सारे पॉइंटों में, अगर एक से ज्यादा स्टेट है तो हर ईच स्टेट को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, उसका प्रोराटा कर देंगे। जिस एरिया में, जिस राज्य में ज्यादा समय बिताया, जिस एरिया में ज्यादा सामान बिका, उस एरिया को बना देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, इंटरमीडियरी की सर्विसेज, ये सब कुछ बेटा लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहां पे हमारे सप्लायर हैं वही बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जहां से पैसेंजर जर्नी शुरू करता है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, नॉर्मली था। जैसे मोहम्मद हफीज जी ने ट्रेन की टिकट ली है कलकत्ता से ढाका की, तो ढाका जा रहा है, डज नॉट मैटर, कलकत्ता से शुरू कर रहा है, तो कलकत्ता, वेस्ट बंगाल विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विस ऑन बोर्ड ऑफ ए कन्वेयंस, बेटा कन्वेयंस वाला पॉइंट सेम वही है जैसे सर्विस का था, नॉर्मल वाला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अलावा वाले में भी सेम यही था, जहां से फर्स्ट डिपार्चर हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर, सर्विस में हमेशा यही होता है। गुड्स के केस में जहां सामान रखा, अगर OIDAR वाली सर्विसेज हैं, जो ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल वाली सर्विसेज हैं, तो वहां पे जो रिसिपिएंट है, जहां पे रिसिपिएंट रहता है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर लास्ट में जाकर एक बस OIDR के बारे में एक जनरल पॉइंट लिखा हुआ है कि इन लोगों को कुछ अपना स्पेशल रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ताकि OIDR वालों को OIDR सर्विसेज पे GST लिया जा सके। ये भारत में होते नहीं है, ये इंडिया के बाहर है, बट इन लोगों से टैक्स लेना बहुत जरूरी है। ये लोग भारत के ही लोगों को सर्विसेज दे देकर पैसा कमाते हैं, तो भारत में GST इनके ऊपर लगना चाहिए, तो इनके लिए कुछ अलग प्रावधान है, वो इनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्लेस ऑफ सप्लाई से हटकर है। मेन तो प्लेस ऑफ सप्लाई में बेटा ये याद रखने हैं, ये सब जो आपने अभी पढ़े फास्ट तरीके से, जो अभी आपने करे, गुड्स के केस में क्या होता है, सर्विस के केस में क्या होता है, इंडिया के बाहर है सप्लायर या रिसिपिएंट तो क्या होता है, इन्हीं में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा, बनेगा, बन सकता नहीं है, बनेगा, पक्की बात है, बनेगा, पक्का। कोई वो नहीं है इसमें, दो राहें नहीं है। चलो सर, बेटा ये सारे पॉइंट ना आपने वहां से करे शॉर्ट में, वो सब यहाँ पे समराइज फॉर्म में करे, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम टू सेम, आप जो भी पॉइंट पढ़ोगे सेम लिखा हुआ मिलेगा। असल में इन्हीं का वहां पे एक बढ़िया तरीके से हैंड रिटन बना रखा था ताकि बच्चों को रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। ये वो है जो इंडिया के बाहर वाला था, ये देखो सेम एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, USA वाला, फिर विप्रो वाला, सेम वही है बेटा। डन। चलो अब सेकंड की बारी है।
नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। सर ये क्या नाम है टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम तो पता ही होगा ना कब सप्लाई किया है। तो बेटा इतना आसान नहीं है, आपको मेरी बातें समझनी है ध्यान से, आपको मेरी बातें समझनी है ध्यान से। एक मिनट, हाँ चलो। तो भाई एक्स ने वाई को जो सर्विस दी उसका इनवॉइस कटा 10 तारीख को, 10 जनवरी। उसकी पेमेंट आई 12 जनवरी। उसका गुड्स रिसीव हुआ 15 जनवरी। ओनरशिप ट्रांसफर हुई 16 जनवरी। मतलब मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं कि सब अलग अलग दिन है। अब बताओ क्या बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई? यही दिक्कत है। इस दिक्कत को टैकल करने के लिए एकदम छोटा सा चैप्टर बनाया गया, नाम रखा गया टाइम ऑफ सप्लाई। चैप्टर मतलब सर चैप्टर तो हमारी बुक वालों ने बनाया ना, हम लोगों ने बनाया। लॉ ने चैप्टर थोड़ी ना बनाया था, लॉ तो लाइन से चलता चला गया। प्लेस ऑफ सप्लाई आया, टाइम ऑफ सप्लाई आया, लॉ तो ऐसे चला। हमने उसे चैप्टर का नाम दे दिया, ठीक है सर। यहां से शुरू है। फॉरवर्ड चार्ज का केस है और आरसीएम का अलग पढ़ेंगे। फॉरवर्ड चार्ज का केस है, गुड्स के केस में क्या होगा और सर्विसेज के केस में क्या होगा। सेक्शन 31 का रेफरेंस आएगा टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वाले टॉपिक का, जहां पे बताता है टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना होता है। यहां पे है टाइम ऑफ सप्लाई और वहां पे बताता है इनवॉइस कब इश्यू करना है। तो पढ़ते हैं बेटा ध्यान से, पढ़ते हैं बेटा ध्यान से। कहता है गुड्स का केस है और एफसीएम है, पहले इधर वाला पढ़ना। वो सर्विस का केस है, एफसीएम है, फॉरवर्ड चार्ज, जिसमें सप्लायर को जीएसटी जमा करवाना होता है। जिस दिन इनवॉइस इश्यू हुआ वो, या लास्ट दिन जो सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था वो, जिस दिन इनवॉइस इश्यू हुआ वो, या जो लॉ के हिसाब से सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था वो। सेक्शन 31 आगे दे रखा है, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट जो लास्ट दिन था वो या जिस दिन हो जाना चाहिए था वो, पहला। दूसरा, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स पेमेंट, जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई है। पेमेंट रिसीव हुई है मतलब जिस दिन पेमेंट बुक्स में चढ़ाई या जिस दिन पेमेंट क्रेडिट हो गई मेरे बैंक अकाउंट में, इन दोनों में से जो अर्लियर। इन शॉर्ट जिस दिन इनवॉइस दिया उस दिन, या जिस दिन इनवॉइस दे देना चाहिए था लॉ के हिसाब से उस दिन, या जिस दिन पेमेंट आई उस दिन। पेमेंट आई का मतलब जिस दिन बुक्स में एंट्री डाली उस दिन, बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, या जिस दिन बैंक अकाउंट में सच में मैसेज आया योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इनमें से जो भी अर्लियर होगा विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। बताओ सर्विस के केस में क्या कहता है? अगर इनवॉइस सेक्शन 31 के टाइम पीरियड के अंदर हुआ तो, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ वो, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है तो जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ वो, या जिस दिन पेमेंट आ गई है या बुक्स में क्रेडिट कर दिया है, विच एवर इज अर्लियर, बुक्स में एंट्री डाल दी या फिर एक्चुअल में पेमेंट आ गई है बैंक अकाउंट में, विच एवर इज अर्लियर। ये तो सिमिलर है इस वाले की तरह, डन। ये वाला पॉइंट भी सिमिलर है फर्स्ट वाले पॉइंट की तरह। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ तो जिस दिन इनवॉइस गया है, जिस दिन पेमेंट आई, विच एवर इज अर्लियर, सर्विस के केस में, ठीक है। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो वो अगले पेज में आएगा, इधर वाला पढ़ना। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो पहले पॉइंट, अगर टाइम पे इशू हुआ था तो कहता था जिस दिन इनवॉइस दिया, अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ तो कहता है जिस दिन सर्विस दी या जिस दिन पेमेंट आई, विच एवर इज अर्लियर। इन शॉर्ट हम क्या समझे? हम ये समझे सर, अगर टाइम ऑफ सप्लाई एफसीएम की केस की बात करें और सर्विस है तो हमारे को ध्यान क्या रखना है? हमारे को ध्यान रखना है इनवॉइस टाइम पे गया या इनवॉइस टाइम पे नहीं गया। अगर इनवॉइस टाइम पे गया तो इनवॉइस की डेट या जिस दिन पेमेंट आई वो वाली डेट। अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं गया तो जिस दिन सर्विस दी वो वाली डेट या जिस दिन पेमेंट आई वो वाली डेट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। यही था। इधर बता रखा है बेटा, अगर एडवांस पैसा मिला है गुड्स की सप्लाई करने के लिए तो एडवांस के वक्त पे कोई जीएसटी नहीं लगता। ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन का पॉइंट है, हमारे को पता होना चाहिए। गुड्स के एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता एफसीएम में। आरसीएम के तहत एडवांस है तो जीएसटी लगता है, एफसीएम के तहत एडवांस है तो जीएसटी नहीं लगता, आरसीएम के तहत एडवांस है तो जीएसटी लगता है। वो आगे देख लोगे। अभी एक पॉइंट खत्म हो गया आपकी नॉलेज के लिए, मैं आपको बता दूं भाई, सेक्शन 12(2) और 13(2) खत्म।
अब 12(3) और 13(3) चलेगा आरसीएम का। कितना इजी है, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। सर आगे बेटा, ये है टाइम लिमिट, ये सेक्शन 31 है, ये टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर का पार्ट है, यहां पे दे रखा है कब गुड्स के केस में कब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, जब गुड्स रिमूव हो रहे हैं तब, या जब डिलीवरी हो रही है तब। सर्विस के केस में 30 दिन, नॉर्मल केस में 45 दिन, बैंक इंश्योरेंस के केस में। ये सेक्शन 31 की बात है, यहां होनी भी नहीं चाहिए थी, बस इसका रेफरेंस था इसलिए हमने यहां पे लिख दिया। अब पढ़ते हैं बेटा आरसीएम के केस में क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अभी जो आपने टाइम ऑफ सप्लाई देखा वो देखा था एफसीएम में, अब आप देख रहे हो टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम में। गुड्स का अलग, सर्विस का अलग। सर गुड्स का क्या होगा, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब वो है आरसीएम है, रिसिपिएंट को टैक्स जमा करवाना है, जिस दिन गुड्स मिले वो, या जिस दिन पेमेंट की है वो। अब पेमेंट का मतलब है अब हमने दिया है, वहां पेमेंट मिल रही थी, वहां हम सप्लायर थे, यहां हम पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम रिसिपिएंट है, आरसीएम को ही टैक्स जमा करवाना है, रिसिपिएंट को ही। तो जिस दिन गुड्स मिले वो, या जिस दिन पेमेंट करी वो। पेमेंट करने का मतलब जिस दिन बुक्स में हमने नाम चढ़ाया पेमेंट का, या जिस दिन एक्चुअल से बैंक से पैसा डेबिट हुआ, इनमें से जो अर्लियर है। या फिर तीसरा 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जो भी इनवॉइस इशू किया था सप्लायर ने, वहां से जो 31st डे है, 30वें दिन का अगला दिन। इन तीनों में से विच एवर इज लोअर अर्लियर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स है, आरसीएम का केस है, तो पहला पॉइंट, जिस दिन गुड्स आ गए, जिस दिन पेमेंट चली गई, या जिस दिन इनवॉइस कटा था उसका 31st डे, उस दिन से 31st डे कैलकुलेट करना पड़ेगा एक एक करके। इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। सर्विस के केस में जिस दिन पेमेंट करी वो, यहां तो रिसीव की कोई बात ही नहीं कर सकता ना, यहां तो गुड्स रिसीव ही नहीं होते, यहां तो गुड्स है ही नहीं, तो सीधा जिस दिन पेमेंट करी वो, ये पेमेंट वाला पॉइंट सेम है दोनों में, गुड्स एंड सर्विस में। और यहां था 31st डे इनवॉइस से, यहां है 61st डे इनवॉइस से। विच एवर इज अर्लियर विल बी द प्लेस टाइम ऑफ सप्लाई। तो एफसीएम के केस में नया पॉइंट जुड़ता है 31st और 61st, ये ध्यान रखना है हमारे, ये अच्छा पॉइंट था। इसके हमने बेटा पेपर में क्लास में दोनों क्वेश्चन करे हुए हैं, एफसीएम के केस में कैसे निकलता है, आरसीएम के केस में कैसे निकलता है। आपको बस डेट्स को लिखना है, फिर कंपेयर करना है क्या होगा क्या होगा। डेट्स अगर आरसीएम का क्वेश्चन है तो 31st डे निकालना भी पड़ेगा, कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, फिर हमारे को पता चलेगा कि आंसर क्या होने वाला है। बताओ बच्चों, क्लियर है क्या, क्या पढ़ लिया आपने अभी तक? भाई टाइम ऑफ सप्लाई में और कुछ नहीं है, बस यही था टाइम ऑफ सप्लाई। रेजिडुअल केसेस में बता रहा है, रेजिडुअल केसेस में अगर पीरियोडिकल रिटर्न जाती है तो जो ड्यू डेट है रिटर्न भरने की वही बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। अगर पीरियोडिकल रिटर्न नहीं जाती तो फिर जिस दिन टैक्स पे करा वही बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन टैक्स पे करा वही बन गया टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, कोई इंटरेस्ट वगैरह पेनल्टी वगैरह है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, तो कहता है टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट का, लेट फीस का, पेनल्टी का जब बनता है जिस दिन वो एक्चुअली रिसीव होती है, जिस दिन एक्चुअली पेनल्टी रिसीव होगी, जिस दिन एक्चुअल में पेनल्टी रिसीव होगी वो बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। गुड्स कब गए, पैसा कब आया, डज नॉट मैटर, पेनल्टी जिस दिन एक्चुअली रिसीव हो जाएगी उस दिन बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। बेटा लास्ट टॉपिक, सच बताओ कुछ है क्या इसमें? आप बुक भी खोल के देखोगे ना तो आपको मिलेगा कि सर कंटेंट तो बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट लिखा हुआ है, बहुत ही लिमिटेड। आराम से किया जा सकता है, कोई आपत्ति और कोई विपत्ति वाला टॉपिक नहीं है। बताओ जी, क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, अब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को देखेंगे। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई के भी नोट्स है क्या? यस सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई के भी नोट्स है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में ना इंस्टीट्यूट की बुक में वो रूल्स भी प्रिस्क्राइब्ड है,
तो हमने ना रूल्स को भी समराइज कर रखा है पेपर में। हाँ चांसेस हैं नॉर्मली तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, उसमें तो डाउट है ही नहीं। वैल्यू बेस्ड बनेगा इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, तो उनको भी हम एक बार देखेंगे ही देखेंगे। डन ना? तो आ जाओ बच्चों, मैं फिर से आपको नोट्स, ये तो हमारा टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई का था। टाइम ऑफ सप्लाई अपने आप में इतना छोटा है कि उसके नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो ठीक है। आओ पहले मैं आपको वो नोट्स निकाल देता हूं। कहाँ है भाई? ये रहा। वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है सर? हाँ सर। वैल्यू ऑफ सप्लाई का पहले तो इंपॉर्टेंस समझो आप यहां पे आकर। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हुआ सर? हमें जीएसटी लगाना है, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो यूटीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जीएसटी लगाना है ना, अप्लाई करना है ना, तो करने के लिए एक वैल्यू चाहिए ना, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। अगर वो वैल्यू नहीं होगी तो मैं जीएसटी किसके ऊपर लगाऊंगा? लेट से 18% का जीएसटी लगाना है, लगाना किस पे है? किस पे लगाना है? वैल्यू तो बताओ। मैंने आपको 1000 रुपए का सामान बेचा था, 1000 रुपए की वैल्यू थी, मैंने आपको 20% का डिस्काउंट दिया था, तो अब 1000 रुपए पे जीएसटी लगेगा, या जो 800 रुपए बचे डिस्काउंट हटाकर उस पर जीएसटी लगेगा। ये टॉपिक है। जीएसटी लगेगा किस पे, कौन सी अमाउंट पे लगेगा, वैल्यू क्या है सप्लाई की, जीएसटी किस पे अप्लाई करूं, ये है हमारा टॉपिक। नाम है इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई। डन ना? वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी बस अब हमारे को यही देखना है वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या एक्सक्लूड होता है। यही लिखा हुआ है, क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है। अगर ये हमने अच्छे से पढ़ लिया तो चैप्टर आपकी गिरफ्त में रहेगा। कहता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर पार्टीज रिलेटेड नहीं है तो जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जितना भी प्राइस पे करा है या जितना भी पेबल है, उसके ऊपर पकड़ के उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई कर देना। अब सवाल यह है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में सर आता क्या क्या है, क्या क्या जुड़ता है? तो बेटा ये 5 पॉइंट आपको याद करके जाने हैं। याद, कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस, जो भी किसी एक्ट के द्वारा लगे, लॉ के द्वारा, जीएसटी छोड़कर, जीएसटी का पैसा मत जोड़ना वैल्यू ऑफ सप्लाई में, क्योंकि वो तो अभी लगाएंगे ना हम। उसे छोड़कर बाकी जो भी किसी लॉ के तहत जो भी टैक्स है सब जुड़ेगा, सब वैल्यू ऑफ सप्लाई में प्लस करना, इंक्लूड है, इंक्लूड है। दूसरा, एनी अमाउंट दैट सप्लायर हैज टू पे बट इनकर्ड बाय रिसीव, करना मुझे था, खर्चा कर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सप्लायर को कोई पैसा पेमेंट करना था किसी भी चीज का, बट उसे रिसिपिएंट जमा कर रहा है, रिसिपिएंट पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? कर भी दिया तो क्या हो गया? जीएसटी तो इसके ऊपर भी लगेगा, इंक्लूड करो। इंक्लूड कर रहे हैं मतलब इस पे जीएसटी लगेगा। फिर जो इंसिडेंटल खर्चे होते हैं बेटा, कमीशनिंग के खर्चे, पैकेजिंग के खर्चे, डब्बे में डालने के खर्चे, ये सारे खर्चे नॉर्मल खर्चे हैं, सब वैल्यू का पार्ट बनता है, ये सब वैल्यूएशन में जुड़ेगा। फिर कोई लेट फीस है, इंटरेस्ट है, कोई पेनल्टी है डिलेड पेमेंट के लिए, सब वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। कोई सब्सिडी है जो प्राइस से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को छोड़कर बाकी कोई सब्सिडी है तो वो सब कुछ इंक्लूड रहेगा, चाहे वो नॉर्मल खर्चे हैं, चाहे वो टैक्स का खर्चा है जीएसटी छोड़कर, चाहे इंसिडेंटल खर्चे हैं, चाहे पैकिंग के खर्चे हैं, चाहे डिलीवरी के खर्चे हैं, और आपने क्वेश्चन करे हुए हैं चैप्टर के अच्छे खासे, इन सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लगता है, ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है सर। आगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्या हटता है? तो बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई में से हटता है डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है, अगर डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और इनवॉइस में लिखा हुआ है, तो भाई जो माइनस, जैसे 1000 रुपए का सामान था, 5% का डिस्काउंट मिला, तो -5% माइनस हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, अगर ये सेटिस्फाई हो गया। आफ्टर सप्लाई है तो मेंस एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि हम आपको फलाना दिन पे डिस्काउंट देंगे। कई बार होता है ना कि इतने रुपए का कर लिया तो फिर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे, तो बाद में डिस्काउंट मिल रहा है आफ्टर सप्लाई। तो आईटीसी रिलेटेड टू डिस्काउंट हैज बीन रिवर्स, जो आईटीसी है वो रिवर्स कर दो, वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू में से डिसाइड माइनस हो जाएगा।
जो आईटीसी आपने बुक किया होगा, लिया होगा, उसे आप बस रिवर्स कर देना, ये एक कंडीशन है एक तरीके की। तो डिस्काउंट भी जनरली माइनस होता है, कब, उसकी ये कंडीशन थी। अब मैंने ना जानबूझ के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, पेपरों में यही लिखे आते हैं, हमें सिर्फ ये पहचानना चाहिए कि इंक्लूड होता है या नहीं, और हमारे को नंबर मिल जाएगा पेपर में, है ना। जो इंक्लूड होता होगा उसे जोड़ते जाना, लास्ट में सारा टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। एनजीओ सब्सिडी दे रही है, इंक्लूड होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, इंक्लूड नहीं होगा। सब्सिडी दे रही है तो नहीं होगा। टैक्स म्युनिसिपल अथॉरिटी लगा रही है तो होगा, जीएसटी नहीं होता। कोई पैकिंग चार्जेस है, इंक्लूड होगा। लेट फीस है, नॉट टू बी इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि लेट फीस वेव्ड है, वेव्ड मतलब माफ कर दिया, अगर लगी होती तो इंक्लूड होता। थर्ड पार्टी का इंस्पेक्शन है बेटा, नॉर्मली होता है, ये सब इंक्लूड है। फ्रेट भाड़ा सर इंक्लूड है। वेटमेंट बेटा तौलने का जो खर्चा होता है इंक्लूड है। डिस्काउंट इंक्लूड नहीं है। हमने जो ऊपर पॉइंट पढ़े सिर्फ वही इंक्लूड है, उसके अलावा कुछ और इंक्लूड नहीं है। क्या एक्सक्लूड है, क्या इंक्लूड है, पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। पेपर में आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा, लिखा होगा सब्सिडी दी है 5,000 रुपए की, सब्सिडी दी है 5,000 रुपए की, सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है 2,000 रुपए की, ये वाला 500 रुपए का, ये वाला 600 रुपए का, ये वाला इतने का, ये वाला उतने का, इस तरीके से अलग अलग दिया होगा। और लिखा होगा मशीन की वैल्यू थी 10 लाख रुपए, तो हमारे को टोटल प्लेस वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, तो मशीन की वैल्यू तो जुड़ेगी, प्लस जो जो जुड़ता है वो सब जोड़ देना, जो जो प्लस होना चाहिए वो सब जोड़ देना, और जो जो डिस्काउंट वगैरह था वो सब हटा देना, फिर जो वैल्यू बचेगी वो बन जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करके निकाल के देखो, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन बना हुआ है, आराम से हम स्कोर कर सकते हैं उसे। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ना कुछ रूल्स की बातें हैं, रूल्स को भी देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। which rules are there? रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कहता है रूल 27, सप्लाई व्हेन कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी, पूरा मनी नहीं था, मतलब मनी भी था और काइंड भी था, तो वैल्यू शैल बी, वैल्यू पहले हम ट्राई करेंगे ओपन मार्केट वैल्यू मिल जाए, मार्केट में कितने का है, या फिर मनी प्लस काइंड टू बी कन्वर्टेड इनटू मनी। मनी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिला तो जितना पैसा था वो, और जो काइंड में था उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं, उसे मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर भी नहीं हुआ तो उसी तरीके का कोई और काइंड और क्वालिटी का सामान, फिर भी नहीं हुआ तो रूल 30 में रेफर कर देंगे। अगर मनी है और काइंड दोनों है तो ओपन मार्केट वैल्यू ढूंढना, नहीं मिली तो जितना मनी था वो प्लस जितना काइंड में था उसकी वैल्यू, ये भी ना हो पाया तो जितना उसी तरीके का सामान मार्केट में बिकता है वो, अगर ये भी ना हो पाया तो रूल 30-31। अगला रूल वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट, रूल 30 कहता है वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट, वैल्यू निकालने का रूल 30 कहता है। रूल 30, जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है उसका 110%, सरकार ने ऐसे ही फिक्स्ड बोल दिया कि जितनी आपकी लेस से कॉस्ट आई थी 1,000 रुपए, तो इसका 110% वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा 1,100 रुपए, 1,100 रुपए, सारा ही मिट गया। बोलो डन? हाँ सर। रेजिडुअल मेथड, रेजिडुअल मेथड में बेटा रीजनेबल तरीका बता रखा है, कुछ नहीं है। रूल 33 क्या कहता है? रूल 33 कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्योर एजेंट, आय हाय, एक्सपेंडिचर इनकर बाय सप्लायर एज प्योर एजेंट की तरह मैंने कोई सामान रिसीव किया ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो जो भी खर्चा किया है एज अ प्योर एजेंट वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड करना है तो वैल्यू निकल जाएगी। रूल 28 कहता है अगर डिस्टिंक्ट पार्टियों ने आपस में लेन देन करा है तो क्या होगा, रिलेटेड पार्टियों ने आपस में लेन देन करा है तो क्या होगा। डिस्टिंक्ट मतलब वो बेटा जब एक ही पेन पे 4, 5, 50 जीएसटी नंबर होते हैं तो वो सब आपस में डिस्टिंक्ट होते हैं, या रिलेटेड एचयूएफ के मेंबर्स हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, तो वैल्यू पहले उठाएंगे ओपन मार्केट वैल्यू, वो नहीं मिली तो लाइक उसी तरीके का कोई सामान है तो वो, अगर नहीं हुआ तो रूल 30 110% वाला लो, अगर वो भी नहीं हुआ तो कोई रीजनेबल तरीका। रूल 32, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा, तो जो भी गैप है, डिफरेंस है
बाइंग रेट और सेलिंग रेट में बेटा किसी भी फॉरेन करेंसी के दो रेट होते हैं, बाइंग और सेलिंग। तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, एक तो वो जो भी बाइंग था या सेलिंग था, एक तो वो, और दूसरा आरबीआई ने जो रेट बता रखा है, मान के चलो बाइंग या सेलिंग में रेट था लेट से मैं कहता हूं 70, आरबीआई ने रेट बता रखा है 80, तो बीच का जो गैप है इनटू में कितनी करेंसी खरीदी, जो भी बाइंग सेलिंग में से जो भी था, या तो बाय करूंगा या तो सेल करूंगा ना, इनमें से जो भी रेट है वो, और आरबीआई ने जो रेफरेंस रेट दिया हुआ है वो, इन दोनों के बीच का गैप और जितनी फॉरेन करेंसी खरीदी है उससे मल्टीप्लाई, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर रेफरेंस रेट नहीं पता, आरबीआई ने उस करेंसी का रेफरेंस रेट नहीं बताया, आरबीआई सारी करेंसी का रेफरेंस रेट नहीं बताता बेटा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वैल्यू होगा 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ आईएनआर। 10 लाख रुपए इंडियन रुपीज इन्वॉल्व थी और करेंसी थी ऐसे देश की जिसका आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है, तो फिर इस 10 लाख का 1% कर देंगे, वो 1% वाली वैल्यू ही बन जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, रूल 34, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन आईएनआर, वैल्यू जो आपने ऊपर पढ़ा, जो जिसे बोर्ड बता देगा वैसे निकलेगा। बैंक गारंटी जो डायरेक्टर्स देते हैं, बैंक को गारंटी दी है डायरेक्टर ने क्योंकि कंपनी ने लोन लिया है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ये लिखा हुआ है, क्लैरिफिकेशन का पॉइंट है बेटा। एक छोटा सा एग्जांपल है, इससे ना आपको ऊपर वाली बात समझ में आ जाएगी। मैंने आपको 1000 रुपए का सामान बेचा इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी, तो आप मेरे को बता सकते हो ये 1000 रुपए में जीएसटी जुड़ा हुआ है, तो वैल्यू कितनी रही होगी। तो बेटा वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, जितने रुपए का आपका सामान था 1000 रुपए को डिवाइड कर दो 100 प्लस जीएसटी के रेट से, तो जो पैसा निकल कर आएगा वो पैसा निकल कर आएगा आपका वैल्यू, और जब इसको आप 18% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल कर आ जाएगा टैक्स। मतलब कैलकुलेटर पे अगर मैं बात करूं या मैं आपको सरल भाषा में बताऊं, तो मैंने 50,000 रुपए टोटल लिए आपसे और इसमें 18% का जीएसटी छुपा हुआ है, तो बताओ जीएसटी कितने रुपए का छुपा हुआ है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 118%, ये आया 42,372, ये तो वैल्यू बना। अब इसका मैं 18% कर दूंगा तो ये निकल कर आया 7,627, 7,627 जीएसटी है, 42,000 इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई है। दोनों को जोड़ देना, देखना 100%, ये से 3 बना दो, ये दोनों को जोड़ दो 100%, 50,000 आएगा। तो यही एग्जांपल भी लेके करा हुआ है। अगर वैल्यू में ही वो छुपा हुआ है, वैल्यू में ही क्या छुपा हुआ है, टोटल वैल्यू के अंदर जीएसटी पहले से छुपा हुआ है, तो वैल्यू अलग कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, आपने सीएफएम के अंदर पक्का सुना होगा। टैक्स अमाउंट निकालने के लिए, टैक्स अमाउंट निकालने के लिए जो भी वैल्यू इंक्लूसिव है वो फिर जो जीएसटी का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देना और 100 प्लस जीएसटी रेट्स दोनों को प्लस कर देना, इससे टैक्स निकल कर आएगा। अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो जीएसटी रेट से मल्टीप्लाई मत करना, वैल्यू आ जाएगी, ये नीचे निकाल के दिखाया हुआ है दोनों। वैल्यू कैसे निकलेगी, टैक्स कैसे निकलेगी। भाई खत्म, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन खत्म। इट टुक ओनली 50 मिनट्स। आप मुझे बताओ 50 मिनट से फास्ट और आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, विद एग्जाम्पल, विद क्या जुड़ता है क्या हटता है, विद रूल्स। आप मुझे बताओ इसमें आपको और क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। जो अभी आप लास्ट में कर रहे थे वो ये वाला था। देखने में पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो कुछ है ही नहीं भाई उसमें, समझने में तो कुछ है ही नहीं, लिखने में बहुत सारे वर्ड्स लगा देते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए तो कुछ है ही नहीं। मतलब इतने इजी टॉपिक है। बताओ बच्चों, क्लियर है क्या? सब क्लियर है? हाँ सर सब क्लियर है। तो ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इन शॉर्ट मैक्सिमम तरीके से आपको ये तीनों चैप्टर रिवाइज हो गए होंगे। इसके बाद आप इनके नोट्स को गो थ्रू करना और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू करना। हाथ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इन चैप्टरों को आराम से इनके अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देख भी लोगे तो आराम से पेपर में अटेम्प्ट कर जाओगे। कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है ना, न्यूमेरिकल मतलब प्लस माइनस वाली चीजें हैं, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है इसमें। बस हमने ज्यादातर क्वेश्चन देखे हुए हों, हमें पता है क्वेश्चन कैसा आता है, दैट इज इनफ। जयराम जी की आगे बढ़ सकते हैं हम। बोलो बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे फिर अब?
वन शॉट्स आपके लिए बड़े बड़े चैप्टरों के भी आए हैं, छोटे चैप्टरों के भी आए हैं, आप उन सबको गो थ्रू करिए बच्चों। कैपिटल गेन, सैलरी, आईटीसी, डिडक्शंस, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ, क्या क्या चाहिए भाई, कस्टम्स, और क्या चाहिए भाई, सब कुछ डला हुआ है। आप प्लीज सीएस वाला के, पीडब्ल्यू वाले के चैनल पे जाकर सब कुछ देखो, सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको, शॉर्ट में जितना बेस्ट तरीके से रिवाइज हो सकता है वो सब कुछ मिल जाएगा। डन ना? तो पढ़ाई लिखाई को हार्म मत करो, नुकसान मत पहुंचाओ, फटाफट तरीके से पढ़ो और रिवीजन में लग जाओ। बहुत जरूरी है रिजल्ट को क्रैक करना, जून में आपको पास होना ही होना है। आप इसका कोई एक्सक्यूज रेडी मत रखना, पास होने हैं आपको, एक्सक्यूज बिल्कुल भी साइड कर देना, ठीक है? तो चलो बच्चों, लेट्स हैव अ ब्रेक नाउ, ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द किसी नए कंटेंट के साथ, नए तरीके से, नए वन शॉट में, किसी और क्लास में, किसी और कंटेंट के साथ कहीं और। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, रिवीजन करते रहना प्लीज, कोताही और लापरवाही मत बरतना। दिस लापरवाही कैन बी इंजूरियस टू आवर रिजल्ट, हमारे रिजल्ट के लिए वो हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, और क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो ऑलरेडी कर रखा है, और क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। और ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टाटा।